हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिटर टॉपिक स्टडी। तो हमने इसके पिछले क्लास में लगभग 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप जो है क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और बहुत अच्छी तरह से मैंने बताया कि आपके सीधे एग्जाम में आ जाए और आपको याद भी हो जाए प्रश्न, है ना। तो आज का सेशन जो हम स्टार्ट करेंगे फटाफट। चलिए देख लेते हैं। और वीडियो देखिए, टाइप वगैरह करने में बहुत मेहनत लगता है। दो साथी अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर टाइम हो तो करें, नहीं तो लाइक जरूर करें, है ना। क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा। तो देखिए, इधर ध्यान से हम चलते हैं, बिना एक्स्ट्रा टाइम लिए, बिना बकवास किए चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है 61 नंबर का कि निम्न में से कौन सा भाग आउटसाइड माइक्रोमीटर का नहीं है। आउटसाइड माइक्रोमीटर का कौन सा भाग नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन है बैरल या स्लीव, थिम्बल, ऑप्शन बी है थिम्बल, ऑप्शन सी है एनविल और ऑप्शन डी है आपका क्या हो जाता है, डेप्थ बार। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी यानी कि डेप्थ बार जो है वो आउटसाइड माइक्रोमीटर में नहीं होता है। थोड़ा सा इमेज के रूप में अगर देख लेते हैं कि आउटसाइड माइक्रोमीटर कैसा होता है, तो हम यहाँ से देखेंगे आउटसाइड माइक्रोमीटर कुछ इस तरह का होता है, जिसमें पूछा जाता है कि फ्रेम का आकार कैसा होता है। तो इसमें हम बात करें, फ्रेम का आकार जो है वो कैसा होता है, सी आकार का होता है ना। फ्रेम के आकार को भी ध्यान में रखना है। फ्रेम का आकार पूछ दिया जाता है और ये कौन सा भाग हो जाता है, ये वाला हो जाता है एनविल, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है एनविल। ठीक, ये वाला आपका एनविल हो गया। ये वाला क्या हो गया, स्पिंडल हो गया, ये स्पिंडल हो गया। और ये कौन सा हो गया, स्लीव विथ 1 ईयर ग्रेजुएशन, मतलब कि 1 ईयर माइक्रोमीटर है। सिंपली माइक्रोमीटर या 1 ईयर माइक्रोमीटर सेम वही काम होता है ना। तो ये क्या है, आपका स्पिंडल लॉक है, यहाँ से स्पिंडल लॉक है। ये आपका पूरा भाग को फ्रेम बोलेंगे। और ये देखिए रेचेट स्टॉप है। रेचेट स्टॉप पे क्या होता है, नर्लिंग किया रहता है ग्रिप वगैरह पकड़ने में बने। और ये क्या है, थिम्बल है। ये क्या है, थिम्बल है। पार्ट्स पूछ लिया जाता है। ये पूछा जाता है कि रेचेट स्टॉप का क्या काम है, तो प्रेशर को सुनिश्चित करने के लिए, क्या करने के लिए, दाब को सुनिश्चित करने के लिए रेचेट स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। सीधा एग्जाम में यहीं से प्रश्न आपको डायरेक्ट पूछ ही नहीं जाता है। तो क्या करना है, इस भाग को आपको जो है वो याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाँ, इसमें अगर बात कर ले, सिंपल अगर माइक्रोमीटर पूछे तो उसका लिस्ट काउंट हो जाता है 0.01 mm, है ना। अगर 1 ईयर की बात की जाए तो 0.001 mm हो जाता है इसका लिस्ट, है ना। ये दोनों भाग को आपको याद रखना है। 62 नंबर का हमारा प्रश्न है, थोड़ा सा इसको लेकर लेते हैं या फिर रहने दे, लेकर लेते हैं। ठीक है, इसमें दिखेगा अच्छे से। 62 नंबर हमारा कह रहा है कि साधारण 1 ईयर कैलिपर का अल्पत माप। अब सोचेंगे अल्पत माप क्या है, तो लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट को अल्पत माप कहते हैं। तो अल्पत, तो लिस्ट काउंट भी अब क्या है, तो किसी भी प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि सूक्ष्म मापी यंत्र द्वारा जो न्यूनतम माप मापी जा सकती है उसे ही लिस्ट काउंट करते हैं। जैसे पीछे मैंने माइक्रोमीटर और 1 ईयर माइक्रोमीटर का बताया था, तो उसी तरह आ जाता है 1 ईयर कैलिपर। और 1 ईयर कैलिपर का भी, इसमें भी 1 ईयर कैलिपर का माप और ब्रिटिश में भी माप हो जाता है। कितना हो जाएगा, तो देखिए साधारण 1 ईयर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो हो जाता है आपका, ऑप्शन देख लेते हैं पहले, 0.1 mm, ऑप्शन बी 0.02 mm, ऑप्शन सी 0.5 mm, ऑप्शन डी 0.05 mm। तो 1 ईयर कैलिपर का जो है लिस्ट काउंट हो जाता है कितना, बी 0.02 mm हो जाता है। वही इंच में बात करें तो 0.001 इंच हो जाता है। सॉरी, क्या हो गया, 0.001 इंच हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा 63 नंबर क्वेश्चन। यदि एक होल के आकार दिया गया है, होल का आकार है 100, अब प्लस 0.15 और माइनस में दिया है 0.15 mm दिया गया। ठीक,
तो सहिष्णुता मतलब कि टॉलरेंस पूछा जा रहा है। इफ द साइज ऑफ होल इज इतना दिया गया है, देन द टॉलरेंस बताना है। ये किस में पूछा गया है? इसरो में पूछा गया सवाल है। तो टॉलरेंस के लिए आपको पता है, जब या तो आपको लॉन्ग प्रोसेस जाए तो दोनों प्लस माइनस करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम सीधा देखें जब प्लस माइनस में है तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। प्लस माइनस है तो जोड़ देंगे। 0.15 और 0.15 को अगर हम प्लस करेंगे 5 5 10 तो 1 3 तो हो जाएगा 0.30 mm, है ना? तो 0.30 mm इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप 100 में से माइनस करें तो 99.85। अब 100 को अगर हम प्लस करते हैं, 100 को प्लस करते हैं तो 100.15 अब जाकर माइनस करना, ऐसे प्रोसेस होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर प्लस माइनस चेंज है तो आपको क्या करना है? जोड़ देना है। माइनस माइनस होगा तो भी घटा देना है, और प्लस प्लस होगा तो भी आपको माइनस करना है। लेकिन माइनस प्लस हो तो आपको सीधा ऐड कर देना है, तो आपका टॉलरेंस जो है वो निकल जाएगा। नहीं तो बेसिक प्रोसेस यही है कि दोनों को लिख के और उसको तब माइनस कर देना है। स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है कि प्लग गेज का गो सिरा निम्न में से किसके बराबर होता है? प्लग गेज का गो सिरा किसके बराबर होता है? तो प्लग गेज का गो सिरा, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जॉब की वास्तविक साइज के। क्या कह रहा है? जॉब की वास्तविक साइज के। ऑप्शन बी कह रहा है जॉब के बेसिक साइज के। ऑप्शन सी कह रहा है जॉब के न्यूनतम साइज के। और ऑप्शन डी कह रहा है जॉब के अधिकतम साइज के। तो गो सिरा किसके साइज के होता है? तो जॉब के न्यूनतम साइज के होता है, मिनिमम साइज ऑफ द जॉब। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा 65 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि सामान्य प्रयोग के लिए किस प्रकार के रिवेट का प्रयोग किया जा रहा है? सामान्य प्रयोग के लिए किस प्रकार के रिवेट का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है पेन हेड रिवेट। ऑप्शन बी है फ्लैट हेड रिवेट। ऑप्शन सी है स्नैप हेड रिवेट। ऑप्शन डी है काउंटर काउंटर हेड रिवेट। तो सामान्य प्रयोग के लिए आपको ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, वो किसका प्रयोग किया जाता है? स्नैप हेड रिवेट का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन को ध्यान रख लेना, ये बहुत पूछा जाता है, वीवीआई लेके चल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 66 में, किस तरह का बोल्ट ज्यादातर इस्तेमाल होता है? किस तरह का बोल्ट जो है वो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है? ये भी किस में पूछा गया है? ओएफआरसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए ले लेते हैं चीज हेड बोल्ट। ऑप्शन बी है हुक बोल्ट। ऑप्शन सी है हेक्सागोनल बोल्ट। ऑप्शन डी है आई बोल्ट। तो ज्यादातर इस्तेमाल वाला होने वाला बोल्ट है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, हेक्सागोनल बोल्ट का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि एक आरंभ चूड़ी के लिए लीड बराबर होती है। सिंगल स्टार्टर थ्रेड के बारे में पूछा रहा है। इंग्लिश देखें, सिंगल स्टार्टर थ्रेड द लीड इज इक्वल टू। सिंगल स्टार्टर थ्रेड में लीड किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है दोगुना पिच के। ऑप्शन बी दिया है तिगुना पिच के। ऑप्शन सी दिया है पिच के। ऑप्शन डी दिया है आधा पिच के। सिंगल स्टार्टर थ्रेड में पिच जो है लीड के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वही डबल स्टार्टर थ्रेड का है तो दोगुना पिच हो जाएगा और ट्रिपल तिगुना हो जाएगा। बस इसी ध्यान को, जितना पूछे उतना गुना हो जाता है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 68 नंबर का, आइसोमेट्रिक थ्रेड के अंतर्गत कौन सा कोण आता है? आइसोमेट्रिक थ्रेड के अंतर्गत कौन सा थ्रेड आता है? तो ऑप्शन ये भी किसमें पूछा गया है? इसरो वगैरह में पूछा गया। ऑप्शन ए कह रहा है 47.5 डिग्री। ऑप्शन बी 55 डिग्री। सी 60 डिग्री और डी 45 डिग्री। आइसोमेट्रिक थ्रेड में आता है तो वो हो जाता है आपका ऑप्शन सी 60 डिग्री। बी ए कौन अगर पूछे तो वो हो जाता है आपका 47.5 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है
जैसे कर्तन उपकरण रेक कोण कम होता है तो बल क्या होगा। कर्तन कोण कम होगा तो बल क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, इसको हम इमेज के थ्रू समझेंगे कि ऑप्शन है ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी कम होगा, ऑप्शन सी बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम देख लेते हैं चीजल, मान लीजिए कि यहाँ पर चीजल हो गया तो नीचे जो बनता है वो क्या बनता है, क्लियरेंस एंगल बनता है, और जो ऊपर बनता है यहाँ पे बनता है वो ब्रेक एंगल बनता है। और ये वाला भाग जो ये वाला कोण वाला पॉइंट होता है ये वाला होता है पॉइंट एंगल होता है, और यहाँ से यहाँ जो होता है आपका इंक्लाइंड एंगल होता है। तो कह रहा है जैसे कर्तन का रेट कोण कम होगा, ये वाला कोण जो है वो अगर कम होगा तो चीजल जो है, ये चीजल है, इसका जो है बल जो बढ़ेगा। अगर चीजल ऐसे होगा तो बल तो बढ़ेगा, अगर क्लियरेंस के अगर ये वाला रेट कोण अगर बढ़ जाता है, अगर बढ़ जाता है तो चीजल स्लिप भी कर सकता है। तो इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स, मैंने इमेज लेके आया है आपके लिए कि कोई दिक्कत वगैरह ना हो। तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से देखिए रेक कोण क्या बताया जा रहा है, ये वाला भाग, ये वाला जो कोण बनता है यहाँ वाला, इसको बोलते हैं रेक कोण, इसको क्या बोलते हैं, रेक कोण बोलते हैं। और नीचे वाला यहाँ से जो यहाँ का कोण होता है, ये वाला कोण होता है, ये वाला कोण हो जाता है आपका क्लियरेंस कोण हो जाता है, ठीक। और यहाँ से यहाँ ये भी पूछा जाता है, ये क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब कि झुकाव का कोण हो जाता है। पॉइंट एंगल क्या हो जाता है, पॉइंट एंगल जो आपका ये कोण आता है, ये कोण जो बना, ये वाला आपका ये थीटा बनेगा यहाँ पे, तो यही कोण आपका पॉइंट एंगल हो जाता है। सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अगर क्लियरेंस कोण, अभी तो रेक कोण पूछा गया कि रेक कोण कम होगा, तो अगर पूछ लिया जाता है क्लियरेंस कोण जो है वो कम होगा तो क्या होगा, क्लियरेंस कोण कम होगा तो चीजल पिघल जाएगा। अगर रेक कोण अगर बहुत बहुत कम हुआ तो जॉब चीजल जो है जॉब में इन कर जाएगा, जॉब में घुस जाएगा। जब सीधा होगा तो राइट सी बात है, सीधा किसी पर चिपिंग करेंगे तो जॉब में घुस ही जाएगा, है ना। तो यहाँ से पूछा जाता है कि इसका पॉइंट एंगल अधिकतर कितना होता है, 35 से 70 डिग्री। क्लियरेंस एंगल 10 डिग्री के लगभग रखा जाता है। झुकाव कोण यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होता है, 40 डिग्री होता है। और एक एंगल हमेशा 20 डिग्री के लगभग में रहता है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग प्रक्रिया में अनुभोज इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो अनुभोज मतलब क्या है, यहाँ से देख लेते हैं। यूज ऑफ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड किसमें उपयोग किया जाता है। तो चार ऑप्शन आपको जो है वो दिए जा रहे हैं, चार ऑप्शन। ऑप्शन ए है मिग वेल्डिंग में, ऑप्शन बी है टिग वेल्डिंग में, ऑप्शन सी है निमजित समर्ज आर्क वेल्डिंग में, ऑप्शन डी है थर्मिट वेल्डिंग में। तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किसमें किया जाता है, टिग वेल्डिंग में। वही अगर नन ना रहे, अगर यहाँ पे नन जो है वो ना रहे, ओनली अगर कंज्यूमेबल रहे, उस हिसाब से मिग वेल्डिंग जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नन कहा गया है, तो नन के लिए आंसर हो जाता है आपका टिग वेल्डिंग हो जाता है। दो प्रश्न यहाँ से आपके हो जाते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट आप लाइक कर दें, है ना। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 71 देख लेते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग उपकरण का उपयोग करने से पहले रिसाव की जांच करने के लिए, अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो रिसाव है कि नहीं सिलेंडर में, कैसे जांच करेंगे, किस प्रकार के तरल का उपयोग किया जाना चाहिए। तो आपको बहुत जरूरी है, घरों में भी वेल्डिंग करे या ना करे सिलेंडर वगैरह तो होता ही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नमकीन घोल, ऑप्शन बी है साबुन का पानी, ऑप्शन सी है क्लोरीन घोल, ऑप्शन डी है टेस्टर। तो अगर कहा जा रहा है रिसाव को चेक करने के लिए, तो साबुन के पानी से रिसाव को जो है वो चेक किया जाता है। सॉफ्ट वाटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं, है ना। तो चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है हाइफेस पद्धति में शीशो शब्द का हिंदी अनुवाद क्या हो। हाइफेस पद्धति क्या है, एक जापान की कंपनी टोयोटा ने सबसे पहले इसका उपयोग किया था, जिसमें कि क्रम के निर्धारण करने के लिए कि कोई काम कोई भी कंपनी करेगा तो पहले 5S का जो है वो प्रयोग किया जाएगा, जिसमें 5 पांचों एस के अलग अलग मतलब है ना। अगर
जापानी नाम में देखे तो सीरी, सिटोन, शिसु, शिकेत्सु, शित्सुके ऐसे पूछा जाता है ना। तो यहाँ पूछा गया है कि हाइफेस पद्धति में शीशो का क्या मतलब है। शीशो का हिंदी में अनुवाद बताना है। जैसे सीरी, सिटोन, शीशो। शीशो तीसरे नंबर पर आ रहा है। सीरी, सिटोन, शीशो। सीरी मतलब क्या हो जाता है, देखिए पहले क्या करना है, शॉर्ट, सेड ऑर्डर, और तब तीसरा क्या हो जाता है, साइन। तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ऑप्शन बी। जब मैंने सेफ्टी का क्लास करवाया था तो उसमें पूरा डिटेल्स इमेज वगैरह दिखा के इस चीज को बताया था। तो आपको पांचों नाम सही से याद कर लेना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साइन। कह रहा है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के अंतर्गत, ये ठीक नहीं, यही ठीक है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के अंतर्गत रक्षा करने के लिए कौन सी वस्तुएं आती है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में कौन सा आती है, तो यहाँ से देख लेते हैं। ऑप्शन ए जूता, ऑप्शन बी हेलमेट, ऑप्शन सी काले चश्मे, ऑप्शन डी ये सभी। तो सभी तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, तो हम क्यों ना ऑप्शन डी को करें। तो सही बोला आपने, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे यहाँ ध्यान से 74 नंबर का जो प्रश्न कर रहा है, विद्युत से पैदा होने वाले खतरे को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रिक से अगर खतरा हो तो उसको क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक से अगर खतरा होता है तो विद्युत के खतरे बोलेंगे। ऑप्शन बी है यांत्रिक खतरे बोलेंगे। ऑप्शन सी है रासायनिक खतरे बोलेंगे। डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है विद्युत से खतरा है तो विद्युत खतरे बोलेंगे, इलेक्ट्रिक हजार्ड बोलेंगे ना। हमने बिना टाइम लिए एक्स्ट्रा बकवास किए, हमें फटाफट क्वेश्चन करा, इसलिए वीडियो को लाइक करते चलना। What is the purpose of the type of N type twist drill? N टाइप का पूछा था। देखिए टाइप में 3 टाइप का होता है, H N S। H N S। अगर हम H की बात करें तो हार्ड में प्रयोग करते हैं, N नॉर्मल के लिए होता है और S सॉफ्ट के लिए होता है। H N S से भी देखने से भी समझ में आता है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते थे, तीनों का आंसर आपने एक ही क्वेश्चन में जान लिया। अब तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन आंसर जो है वो लगा लेंगे, है ना। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि यूज फॉर हार्ड मटेरियल, एन के लिए कहा जा रहा है यूज फॉर हार्ड मटेरियल। बी कह रहा है कि यूज फॉर ब्रिटल मटेरियल, मतलब कि भंगुर, जो चोट लगने पर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। और जो भंगुर होता है वो कंप्रेसिव लोड ले लेता है लेकिन टेंसाइल लोड नहीं झेल पाता है। यूज फॉर सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल, नरम और सख्त सामग्री के लिए। ऑप्शन डी है यूज फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील, सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। तो एन टाइप क्या होता है, मैंने अभी बताया कि हार्ड, नॉर्मल और सॉफ्ट। तो नॉर्मल के लिए प्रयोग करेंगे, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। यहाँ से देखेंगे चित्र में दर्शाए गए गेज का क्या नाम है। इमेज आपको दिख रहा होगा कि इस गेज का क्या नाम है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे हमें क्या है, ये ड्रिल बिट है, और ड्रिल बिट और ये क्या है, गेज है। तो ड्रिल बिट को किस गेज से चेक करेंगे, तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। स्टैंडर्ड वायर गेज, टेम्पलेट, ड्रिल एंगल गेज, स्नैप गेज। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्रिल एंगल गेज से इसको चेक करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ड्रिल हिंदी में कुछ दिक्कत है ना, सीधा यहाँ से देखेंगे। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक्स के रूप में ये देखेंगे, ये ऐसा अगर इमेज आपको पता होगा तो पेडेस्टल ग्राइंडर में इस तरह का लगा रहा था, जिसका नाम आपको जो है वो बताना है ना। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ग्राइंडिंग व्हील, ड्रिल बिट, टूल रेस्ट और व्हील गार्ड। तो इसे ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है टूल रेस्ट। सेवेंटी 78 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम है। छिद्र है, होल है कोई, है ना, उसको बड़ा करना है, ठीक, इसको बड़ा करना है, तो इस ऑपरेशन का क्या नाम है।
ठीक, तो ऑप्शन है रीमिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर बोरिंग या काउंटर। छिद्र को बड़ा करना है तो हो जाता है काउंटर बोरिंग। रीमिंग क्या होता है, होल किए हैं, मान लीजिए होल किए हैं, इसको फिनिशिंग करना है तो वो कहलाता है आपका रीमिंग हो जाता है। स्पॉट फेसिंग कहलाता है ऊपर अगर हमें वाशर या नट वगैरह हेड वगैरह बैठाना है तो वो स्पॉट फेसिंग हो जाता है। बोरिंग अभी आपने जान ही लिया। काउंटर सिंकिंग हो जाता है ऊपर के भाग को बेवल करना, बेवल करना, तो वो हो जाता है काउंटर, ऐसे तिरछा कर देना तो वो हो जाता है आपका काउंटर सिंकिंग, है ना। चारों क्वेश्चन को आपको याद रखना। 79 नंबर प्रश्न है, वीडियो नहीं लाइक किया है तो दोस्त मेरे लाइक करते चलना। रिविटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कौन है, रिविटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कौन है, तो फटाफट देख लेते हैं इसका क्या आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए है 75 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, ऑप्शन डी है 120 डिग्री। तो रिविटिंग और काउंटर सिंकिंग की बात की जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका 75 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारा, कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन कंटेंट कितना होता है। कास्ट आयरन ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट कितना होता है, तो 2 से 4%, बी है 5 से 9%, सी है 6 से 9%, डी है 10 से 12%। तो कार्बन कंटेंट कास्ट आयरन में होता है 2 से 4%, है ना। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट सेशन और जैसे ही 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा एक मैराथन क्लास ले लेंगे पूरा 100 क्वेश्चन एक में, जिससे कि रिवीजन भी हो जाएगा पिछले जितने भी क्लास हुई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।